द मैन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा द मैन, फिर लगाइए कॉमा, फिर इसकी जो सिचुएशन है कमरे में खड़ा, ये वर्ड जो है उससे पहले लगा हुआ है, ये उसके बाद आएगा स्टैंडिंग इन द रूम। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये हमारा हो गया है एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगी हमारी मैन वर्ब, ये हमारी मैन वर्ब, इसका वर्क है वो क्या कर रहा है, रो रहा है, तो वीपिंग हो जाएगा उसके बाद, यानी द मैन स्टैंडिंग इन द रूम वॉज वीपिंग। मैं हूं कपिल सिंह और आप देख रहे हैं AS Edu Point असवा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। एडजेक्टिव फ्रेज पर, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव तो जानते हैं बच्चे, बट एडजेक्टिव फ्रेज का यूज नहीं पता कि एडजेक्टिव फ्रेज को यूज कैसे किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज का कैसे यूज करना है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पर, यूट्यूब चैनल पर। तो एडजेक्टिव फ्रेज है क्या, ठीक है, एडजेक्टिव सिंगल वर्ड होता है जो विशेषता को प्रकट करता है कि नाउन प्रोनाउन जो भी है वो कितना है, क्या है, कैसा है, कहाँ है, किस पोजीशन में है, इस तरीके से भी कंडीशन हमारा शो करता है। एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य भी एडजेक्टिव की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है, अगर अंतर है तो इतना है, एडजेक्टिव में विशेषता बताने वाला शब्द सिंगल होता है, सिंगल शब्द होता है, मतलब एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। और एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव होता है, देखिए इसको पढ़ने वाले कई विद्यार्थी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव, लेकिन इसका जो सही यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इस तरीके से पढ़ना है आपको, इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है, एडजेक्टिव, ये इस तरीके से आपको इसे पढ़ना है, एडजेक्टिव नहीं बोलना है, एडजेक्टिव फ्रेज है ये। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज में विशेषता बताने वाले शब्द एक से अधिक होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, ये भी एक अंतर है। अगर आप एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो ये वर्ड यूज होता है एज अ नाउन से पहले। ठीक है, इसे यूज किया जाता है नाउन से ठीक पहले, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज जब यूज होता है तो ये यूज होता है नाउन के बाद। दोनों में अंतर है, नाउन से पहले यूज हुआ है तो वो एडजेक्टिव होगा, नाउन के बाद यूज हुआ तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एडजेक्टिव फ्रेज में वर्ब ठीक का प्रयोग करके विशेषता का वर्णन किया जाता है, विशेषता का वर्णन किया जाता है, और वर्ब में आईएनजी को जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इसमें भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज में वर्ब को आईएनजी में बना करके, पार्टिसिपल बना करके विशेषता प्रकट करने के लिए, यूज करने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग को केस इन अपोजिशन भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो प्रयोग होता है वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर करके केस इन अपोजिशन भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर कॉमा लगाकर एडजेक्टिव फ्रेज को लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, इसके सेंटेंस को कैसे बनाना है, सेंटेंस के ट्रांसलेशन के बारे में अगर बोलना है हमें स्पीकिंग में, तो कैसे इसको हम प्रयोग करेंगे देख लेते हैं। ट्रांसलेशन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, यानी फार्मूला। स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, फार्मूला भी बोलते हैं, कुछ ढांचा बोलते हैं, जो भी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पता है कि किस वर्ड को, किस पार्ट ऑफ स्पीच को कहाँ पे लिखना है, किस जगह पे ठीक से फिट करना है, तो कोई भी सेंटेंस हो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें दिया है सबसे पहले, अगर हमें यूज करना है एज एडजेक्टिव फ्रेज इन एनी सेंटेंस, तो हम सबसे पहले यूज कर रखते हैं सब्जेक्ट को, जिसके विषय में बात की जा रही है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी सबसे पहला हमारा होगा सब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 2 पे हम लगाएंगे, इसके बाद कॉमा। सब एडजेक्टिव फ्रेज में याद रखिएगा, एडजेक्टिव फ्रेज में ये याद रखने वाली चीजें कॉमा लगा के उसे अलग जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लगाना है एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, किस पोजीशन में है, कितना है, इस वर्ड, इन विशेषताओं को जो वर्ड्स बता रहे हैं उनको इसके बाद लाना है, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। तीसरा स्थान जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब का होगा। दूसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज का। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे यूज करनी है भी हम अगर सेंटेंस में बताएंगे। फिर उसके बाद आपको वर्ब दी हो सकती है या एडजेक्टिव दिया हो सकता है, इनमें से कोई एक जो भी दिया है उसे आप यूज करना है आपको 4 नंबर पर। फिर आपको अदर वर्ड जो दिए गए हैं उनको लिख दीजिए, जो भी वर्ड्स बचे हैं उनको 5 नंबर पर इसके बाद लिख दीजिएगा। सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा, जैसे धूप में बैठा हुआ लड़का दुखी था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़का। ठीक है, सब्जेक्ट तो है ये, क्योंकि हम जो बात बता रहे हैं वो इस लड़के की बता रहे हैं। अब इसकी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, धूप में बैठा हुआ, ये धूप में बैठा हुआ। ठीक है, ये लड़का धूप में बैठा हुआ है। अब धूप में बैठा हुआ लड़का है तो आपको सबसे पहले लिखना है द बॉय, फिर आपको लगाना है कॉमा, फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज है, धूप में बैठा हुआ, ये हमारा है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इसको हमें लिखना है सिटिंग इन द सन। सिटिंग इन द सन भी कर सकते हो, सिटिंग इन द सनशाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, सिटिंग इन द सन ये हमारा हो गया सब्जेक्ट।
ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, और बचा हमारा हेल्पिंग वर्ब, शायद हमारा हो गया है हेल्पिंग एडजेक्टिव। ठीक है, ये फिर एडजेक्टिव आ गया है। इसमें आपको इस तरीके बनना है, 10 बॉय, ठीक है, धूप में बैठा हुआ लड़का, धूप में बैठा हुआ लड़का दुखी था, द बॉय कोमा सिटिंग इन द सन वॉज सैड। इस तरीके से। दूसरा दिया गया है, कमरे में खड़ा आदमी रो रहा था, कमरे में खड़ा आदमी रो रहा था। अब इसमें जो व्यक्ति रो रहा था उसकी विशेषता क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, कमरे में खड़ा, जो वो व्यक्ति रो रहा है जो कमरे में खड़ा है। तो आपको लिखना है द मैन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा द मैन, फिर लगाइए कॉमा, फिर इसकी जो सिचुएशन है कमरे में खड़ा, ये वर्ड जो है उससे पहले लगा हुआ है, ये उसके बाद आएगा स्टैंडिंग इन द रूम। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये हमारा हो गया है एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगी हमारी मैन वर्ब, ये हमारी मैन वर्ब, इसका वर्क है वो क्या कर रहा है, रो रहा है, तो वीपिंग हो जाएगा उसके बाद, यानी द मैन स्टैंडिंग इन द रूम वॉज वीपिंग। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस दिया है, भारत के उप कप्तान सचिन अच्छे बल्लेबाज है। अब भारत के उप कप्तान सचिन, जिसमें बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, सचिन, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, और इसकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता है भारत के उप कप्तान है ये। तो आपको इसमें सबसे पहले लिखना है सचिन। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे सचिन, फिर इंडियाज वाइस कैप्टन, इनकी जो विशेषता है उसके बाद आएगी, फिर कॉमा लगाएगा इज अ गुड बैट्समैन, इज अ गुड बैट्समैन। ठीक है, मोहन, आज जैसे इसमें लिखा हुआ है मोहन हमारे कप्तान ने, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे सेंटेंस में यूज किया है सेकंड पोजीशन पर जो 4 नंबर पर, जैसे मोहन हमारे कप्तान ने 50 रन बनाए, तो इसमें पहले आप देखिएगा मोहन जैसा हिंदी में लिखा हुआ है, फिर आर कैप्टन, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, फिर स्कोर, ये वर्ब हो गई, 50 रन, उन्होंने 50 रन बनाए। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अगला, पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी साहसी महिला थी। इसमें क्या है देखिए, अब पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी साहसी महिला थी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले लिखिएगा इंदिरा गांधी को, सबसे पहले लिखिएगा इंदिरा गांधी। इनकी विशेषता क्या है, ये पंडित नेहरू की पुत्र थी, तो आपको नंबर 2 पे लाना है द डॉटर ऑफ पीटी नेहरू। एडजेक्टिव फ्रेज हमारा हो गया। अब इसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा वॉज, यानी जो कि थर्ड प्लेस पर आएगा। नंबर 2 एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, नंबर 1 सब्जेक्ट हो गया, बचा हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद करेजियस लेडी है हमारा जाएगा एडजेक्टिव, यानी 4 नंबर पर जाएगा एडजेक्टिव करेजियस लेडी। इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पीटी नेहरू वॉज अ करेजियस लेडी। अगला है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के पुत्र ने, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर के पुत्र ने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह, फिर आपको लिखना था सन ऑफ गुरु तेग बहादुर सिंह, फिर आपको लगाना हेल्पिंग वर्ब यानी मैन वर्ब, सफर्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। यहाँ पर शायद गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर ने पुत्र जीवन में बहुत कष्ट उठाया, तो यहाँ पर अपने नहीं लगा है, इसे आप हटा भी सकते हैं, इज लाइफ इन लाइफ कर सकते हैं ऐसे, तो ऐसे भी बन जाएगा गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर सिंह सफर्ड अ लॉट इन लाइफ। अगला है समाज सुधारक, महान समाज सुधारक कबीर एक संत थे। इसमें भी वही चीज है। अब सब्जेक्ट क्या है, कबीर, तो सबसे पहले लिखिएगा कबीर, कबीर हो गया। फिर द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, फिर वॉज अ सेंट हमारा हो गया एडजेक्टिव। इस तरीके से आपको बनाना है। महान समाज सुधारक कबीर एक संत थे, तो यहां से आपको लिखना है पहले कबीर, द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर वॉज अ सेंट। स्पीकिंग में भी ऐसे ही बोलना है, चाहे आप स्पीकिंग में हो, चाहे आप लिखते हो, चाहे आप ट्रांसलेशन बना रहे हो, आपको ऐसे ही बनाना है। पेड़ से लटकी हुई पीली पतंग मेरी है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है पीली पतंग, ये सब्जेक्ट है। इसकी विशेषता क्या है, पेड़ से लटकी हुई, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आपको लिखना है द येलो काइट हैंगिंग फ्रॉम द ट्री इज माइन। जैसे आपने लिखा हुआ द काइट, द येलो काइट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैंगिंग फ्रॉम द ट्री एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इज माइन हमारा हो गया है हमारा पॉजेसिव, जो कि लास्ट में आ जाएगा। अगला है हिंदी के महान कवि सूरदास अंधे थे, तो पहले लिखिएगा सूरदास। ठीक है, पहले सूरदास, फिर कॉमा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी, उसके बाद वॉज, फिर ब्लाइंड। द ग्रेट सूरदास द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी वॉज ब्लाइंड।
अगला सेंटेंस है मान सिंह के पुत्र रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है। अब इसमें मान सिंह के पुत्र रणजीत सिंह, तो इसमें रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है, तो इसमें सबसे पहले इसमें गड़बड़ है सेंटेंस में ही। मान सिंह सन ऑफ रणजीत सिंह, मान सिंह के पुत्र रणजीत सिंह को, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ जो रहेगा रणजीत सिंह, यहाँ से इसको उठा करके ये यहाँ जाएगा, रणजीत सिंह द सन ऑफ मान सिंह को यहाँ लाइएगा, ठीक है। इसमें गड़बड़ हो गया लिखने में, बट ये ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा रणजीत सिंह द सन ऑफ मान सिंह इज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब। वैसे भी बोल सकते हैं आप, ऐसे भी कह सकते हैं, रणजीत सिंह द सन ऑफ मान सिंह इज कॉल्ड पंजाब केसरी। पंजाब केसरी भी लिख सकते हैं, तो लाइन आप पंजाबी कह सकते हैं, क्योंकि केसरी मीन्स शेर होता है, केसरी शेर को बोला जाता है, इसका सिनोनिम है पर्यायवाची। इसी प्रकार से अगर आपको और अधिक सेंटेंस बनाने हैं तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार के 10 से 20 वाक्य अपने आप लिख कर या मन में सोच कर उनको ट्रांसलेट करने का और बोलने का प्रयास कीजिए, आप बेहतर अंग्रेजी सीख पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो हमारा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो हमारा समय से मिल जाए।